ससुराल में दरार। शर्मिला और कोकिला दोनों सास बहू का जन्मदिन एक ही दिन आता था। शर्मिला रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बनाने में व्यस्त थी, तभी वहां कोकिला आ जाती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से बाहर निकल, मुझे सभी के लिए हलवा बनाना है। अगर हलवा बनाने का इतना ही शौक है तो आप सवेरे क्यों नहीं उठी? पहले रसोई घर में मैं आई थी, इसलिए अब मैं अपने पकवान बनाऊंगी। जाइए आप बाहर बैठिए। देखिए, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो गरम तेल से भरी कढ़ाई आपके ऊपर उड़ेल दूंगी। उसके बाद कोकिला बड़बड़ाते हुए किचन से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शर्मिला के पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं और वो आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। ये परकटी आखिर मुझे समझती क्या है? आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। और इसके बाद कोकिला शर्मिला के बनाए हुए सभी पकवानों में पेट खराब करने की दवा मिला देती है और खुश होते हुए अपना गाजर का हलवा बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गाजर का हलवा बन जाता है और कोकिला भी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। और तभी शर्मिला किचन में जाकर कोकिला के द्वारा बनाए हुए हलवे में पेट खराब करने की दवा मिला देती है। थोड़ी देर के बाद शर्मिला घर के सभी लोगों को बिठाकर उनके सामने अपने पकवान परोसने लगती है। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। कोकिला भी सबके लिए गाजर का हलवा परोसने लगती है। चलो चलो जल्दी से मेरा गाजर का हलवा खाओ सब। पहले मैंने इनके सामने अपने पकवान परोसे हैं ना, पहले ये सब मेरे पकवान खाएंगे। तेरे पकवान खाने के बाद तो इनका पेट खराब हो जाएगा। अरे फिर मेरा गाजर का हलवा ये लोग कैसे खाएंगे? और दोनों सास बहू आपस में झगड़ना शुरू कर देती हैं। तुम दोनों लड़ना बंद करो, हम तुम दोनों की लाई हुई चीजें एक साथ खाएंगे, बस। उसके बाद सभी लोग मिलकर खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन सब का पेट खराब हो जाता है और वो सभी बाथरूम की ओर भागने लगते हैं। अरे इन सब ने इसके पकवान खाकर गलती कर दी। पहले मेरा गाजर का हलवा तो खा लेते। दूसरी तरफ शर्मिला भी मन ही मन यही सोचने लगती है। भैया, माँ और भाभी के बीच रोज आए दिन तनातनी चलती रहती है, उनकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी होती है। अरे मैं क्या कम परेशानी झेल रहा हूँ? कल मैं इन दोनों को बाजार साड़ी खरीदने के लिए लेकर गया था। दोनों ने दुकान पर हंगामा खड़ा कर दिया। दुकान वाले ने हमारी बेइज्जती करके हमें वहाँ से भगा दिया। अब तो इन दोनों के साथ राह चलते भी डर लगता है। पता नहीं कब दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाए। भैया, मैं तो कहती हूँ आप दोनों को समझाइए, शायद आपकी बातों का असर इन दोनों पर हो जाए। फिर उसी शाम रमेश अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करने लगता है। देखो रमेश, मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मेरे पास तुमसे ज़्यादा दिमाग है। दोबारा मुझे समझाने की कोशिश की ना तो मैं सारा घर सर पर उठा लूँगी, समझ गए ना? चलो जाओ यहाँ से। बेचारा रमेश उसके बाद अपनी माँ को समझाने उसके कमरे में जाता है। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अरे बेटा, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत। और अगर तुझे तेरी बीवी का गुलाम बनने का इतना ही शौक है ना तो जा, उसे घर से लेकर कहीं दूर चला जा। अपनी माँ और पत्नी से जली कटी बातें सुनने के बाद बेचारा रमेश अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, कम से कम आप तो माँ को समझाइए, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगी। अरे बेटा, 40 साल में तेरी माँ ने कभी मेरी कोई बात मानी है जो अब मानेगी? उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दे बेटा, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। फिर एक रात कोकिला अपने पोते राहुल को अपने कमरे में सोने के लिए कहती है, लेकिन तभी शर्मिला राहुल का हाथ पकड़ लेती है। ये मेरा बेटा है, मेरे पास ही सोएगा। अरे मैं इसकी दादी हूँ, ये मेरे पास सोएगा। बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना यहीं हम दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी। अब जानती हो ना, मैंने कराटे के कुछ पैतरे भी सीख रखे हैं। अगर 2-4 हाथ आपको पड़ गए ना तो आपकी तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी। और वैसे भी इस उम्र में हड्डियाँ आसानी से नहीं जुड़ती। तो फिर लड़के देख ही लेते हैं। मैंने देसी घी खाया है, अभी तुझे उठाकर पटक दूंगी। ये सब सुनकर राहुल गुस्से से तिलमिला जाता है। तुम दोनों लड़ना बंद करो, मुझे किसी के साथ नहीं सोना, मैं जा रहा हूँ दादाजी के पास। इतना कहकर राहुल अपने दादा के कमरे में चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन घर में पूजा थी।
साथ में पूजा करने के बजाय दोनों सास बहू अलग अलग पूजा करने का फैसला करती हैं। ठीक 2 बजे पंडित जी घर पर आ जाते हैं। आइए आइए पंडित जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। पंडित जी, पहले मेरे कमरे में चलकर पूजा कर दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? पंडित जी सबसे पहले मेरी पूजा करवाएंगे। मैंने पंडित जी को गूगल पे पर पहले ही दक्षिणा दे दी है, इसलिए ये पहले मेरी बात मानेंगी। देखिए देखिए देखिए, आपस में झगड़ा मत करिए, मैं बारी बारी आप दोनों की पूजा करवा दूंगा। लेकिन दोनों सास बहू पहले पूजा करवाने की जिद पर अड़ जाती है और पंडित जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे की ओर खींचने लगती है। इस बात से पंडित जी बहुत चिढ़ जाते हैं। बस बहुत हो गया, मुझ गरीब ब्राह्मण की जान लोगी क्या? तुम दोनों तो बिल्लियों की तरह लड़ती हो। तुम दोनों भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा करने वाली लगती हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। इस तरह चिढ़कर पंडित जी वहां से भाग जाते हैं। आज घर में पूजा नहीं हो पाई, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर तुम दोनों कब सुधरोगी? लेकिन दोनों सास बहू मुंह बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। इस तरह उन दोनों के चलते उस घर में हमेशा महाभारत छिड़ी रहती थी, जिस वजह से घर के सभी लोग बहुत दुखी थे। उधर मोहल्ले वाले रमेश और उसके पिता के साथ साथ उसकी बहन दिव्या की भी हंसी उड़ाया करते थे। फिर एक दिन शर्मिला की माँ वहाँ आती है। वो शर्मिला और कोकिला को बड़े प्यार से अपने साथ घुमाने बाहर ले जाती हैं। थोड़ी देर के बाद वो उन दोनों को लेकर एक टूटे हुए झोपड़े के पास पहुँचती है, जहाँ सास बहू मिलकर चूल्हे पर खाना पका रही थी। फिर खाना पकने के बाद दोनों अपने परिवार के साथ खाना खाकर सुकून से सो जाती है। देखो, ये दोनों भी सास बहू हैं। दोनों साथ मिलकर कड़ी धूप में मजदूरी करती हैं, फिर रात को रूखी सूखी पकाकर खा लेती हैं। इतनी मुसीबत होने के बावजूद ये दोनों आपस में कभी नहीं झगड़ती। ये दोनों तो बेचारी गरीबी की मार झेल रही है। लेकिन तुम दोनों को किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो बैठे बिठाए मिल जाता है। बढ़िया घर, अच्छा परिवार, खर्च करने के लिए पैसे। फिर भी तुम दोनों आपस में हर वक्त लड़ती रहती हो। देखो, हमें ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और उसे लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि साथ मिलजुल कर बितानी चाहिए। शर्मिला की माँ की बातों का शर्मिला और कोकिला के मन पर बहुत गहरा असर होता है और उन दोनों को अपनी गलतियाँ समझ में आ जाती है। फिर उस दिन के बाद से दोनों सास बहू दोबारा कभी आपस में नहीं झगड़ती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।